हमारी वीडियो कैसी लगी। काहिरा में फौज में सरगर्मी तेज हो गई थी। फौज को जंगी मशकें कराई जा रही थीं। चंद एक दस्ते अलग कर लिए गए थे। उन्हें शबखून मारने, थोड़ी तादाद में दुश्मन की कई गुना ज्यादा नफरी पर हमला करने और जर्ब लगाओ और भागो की मशकें इस तरह कराई जा रही थीं कि रात को भी दस्ते छावनी से बाहर रहते थे। सुल्तान अय्यूबी जाती तौर पर ये मशकें देखता था। वो तीसरे चौथे रोज आला कमांडरों और दस्तों के कमांदारों तक को लेक्चर देता और उन्हें नक्शों और खाकों की मदद से जंगी चालें सिखाता था। उसने इस ट्रेनिंग का बुनियादी उसूल ये रखा था: कम तादाद से दुश्मन का ज्यादा नुकसान करना, हथियार से ज्यादा अक्ल को इस्तेमाल करना, आमने सामने के मार्के से गुरेज करना, सामने से हमला न करना, 10-12 आदमियों के शबखून से इतना नुकसान करना जितना 100 आदमी दिन के वक्त दूबदू मार्के में कर सकते हैं। इसके अलावा वो दुश्मन के किसी कले या शहर को लंबे महासरे में रखने के तरीके बताता और कलों की दीवारों में नकब लगाने के सबक देता। उसने तमाम ऊंटों, घोड़ों और खच्चरों का मुआयना कर लिया था। कमजोर या उम्र रसीदा जानवरों को उसने अलग कर दिया था। हमले की तारीख तय हो चुकी थी। सुल्तान अय्यूबी ने फलस्तीन की फतह का जो मंसूबा बनाया था, उसके पहले मरहले में कामयाबी से दाखिल होने की तैयारी जोर शोर से कर रहा था। उधर उसे रास्ते में ही रोकने के एहतमाम हो रहे थे। दोनों फौजों की तैयारियां ऐसी थीं जैसे एक दूसरी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सलीबियों की तैयारियों का दायरा शोबक से करक तक और मिस्र की सरहदों तक था। वो इस वसी दायरे को सुल्तान अय्यूबी के लिए ऐसा फंदा बना रहे थे जिसमें से उसके लिए सारी उम्र निकलने का कोई इम्कान नजर न आता था। उनकी तैयारियां सुल्तान अय्यूबी के उस मंसूबे की रोशनी में हो रही थीं जो उन तक कबल अज वक्त पहुंच गया था। इन वसी तैयारियों के अंदर शोबक में एक सरगर्मी और भी थी जिसका ताल्लुक जंग से नहीं, जज्बात से था, और ये एक खुफिया सरगर्मी थी। लुजीना अपने कमरे में पड़ी हदीद के लिए बेकरार हो रही थी और उसकी सहेली 2 रोज से हदीद को ढूंढ रही थी। वो अफसरों के अस्पताल में भी नहीं था और वो सिपाहियों के अस्पताल में भी नहीं था। वो जासूस लड़की थी। बड़े बड़े अफसर भी उसकी इज्जत करते थे। लुजीना को और हर जासूस लड़की को वहां यही अहमियत हासिल थी। इसके बावजूद ये सहेली जिससे भी पूछती कि लुजीना के साथ जो मुजख्मी मुसलमान आया था वो कहाँ है, तो उसे एक ही जवाब मिलता: मैंने तो उसे नहीं देखा। तीसरे दिन एक अफसर ने उसे राजदारी से बताया कि उसकी मरहम पट्टी कर दी गई थी और उसे मुसलमानों के कैंप में भेज दिया गया है। सहेली ने जब ये खबर लुजीना को सुनाई तो उस पर सख्ता तारी हो गया। मुसलमानों का कैंप एक खौफनाक जगह थी। इसमें पहली जंगों के मुसलमान कैदी भी थे और वो मुसलमान भी जिन्हें किसी जुर्म के बगैर सलीबियों ने अपने मकबूजा इलाकों से पकड़ा था। ये मुसलमान ज्यादातर इन काफिलों में से पकड़े जाते थे जिन्हें सलीबी लूटते थे। ये कैंप कैद खाना नहीं था, न ये जंगी कैदी कैंप कहलाता था। ये एक बेगार कैंप था जिस पर कोई ऐसा कड़ा पहरा न था जैसा कैद खानों में होता है। इन बदनसीब कैदियों का कोई बाकायदा रिकॉर्ड भी न था। ये लोग मवेशी बना दिए गए थे। जहां जरूरत होती उनमें से बहुत से आदमी हांक कर ले जाए जाते और उनसे काम लिया जाता। उन्हें खुराक सिर्फ इतनी सी दी जाती जिससे वो जिंदा रह सकें। वो खैमों में रहते थे। इनमें जो बीमार पड़ जाता उसका इलाज इसी सूरत में किया जाता कि बीमारी मामूली हो। अगर बीमारी फौरन जोर पकड़ ले तो उसे जहर देकर मार दिया जाता। ये बदनसीब मुसलमानों का एक गिरोह था जो सिर्फ इस जुर्म की सजा भुगत रहे थे कि वो मुसलमान हैं। सुल्तान अय्यूबी को उसके जासूसों ने इस बेगार कैंप के मुतालिक खबरें दे रखी थीं। हदीद को भी कैंप में भेज दिया गया था। लुजीना के लिए हुक्म था कि उसे न मिले। हरमन को शक हो गया था कि ये एक जज्बाती वाबस्तगी है, लेकिन लुजीना ने इस हुक्म को कबूल नहीं किया था। उसने जब सुना कि हदीद मुसलमानों के कैंप में है तो उसने सहेली से कहा कि वो उसे आजाद कराएगी। सहेली ने उसकी जज्बाती हालत देखकर मदद का वादा किया और दोनों ने प्लान बना लिया। वो उसी वक्त शहर में गई और एक प्राइवेट डॉक्टर से मिली। उसे कहा कि वो एक जख्मी को ला रही है जिसका इलाज उसे इस शर्त पर करना पड़ेगा कि वो उसके मुताल्लिक किसी को कुछ न बताए। डॉक्टर ने इस राजदारी की वजह पूछी तो लुजीना ने कहा, वो एक गरीब सा मुसलमान है जिसने मेरे खानदान की बहुत खिदमत की है। वो कहीं लड़ाई झगड़े में जख्मी हो गया है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं, इसलिए कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता। चूंकि यहाँ तमाम डॉक्टर ईसाई हैं, इसलिए वो किसी मुसलमान का इलाज बिला उजरत नहीं करते। राजदारी की दूसरी वजह यह है कि अगर शहर के मुंतजिम तक ये खबर पहुंच गई कि इन मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो उसी को बहाना बनाकर उन्हें मुसलमानों के कैंप में भेज देंगे। उन्हें तो बहाना चाहिए। मैं इस आदमी को इस खिदमत और इसार का सिला देना चाहती हूँ जो उसने मेरे खानदान के लिए किया है। मैं उसे रात के वक्त लाऊंगी। बताइए आप कितनी उजरत लेंगे? मैं राजदारी की उजरत भी दूंगी। इस दौरान डॉक्टर उसे सर से पांव तक देखता रहा। लुजीना ने उसे ये नहीं बताया कि वो कौन है, यही बताया था कि वो एक मुअज़्ज़ज़ घराने की लड़की है। लड़की का गैर मामूली हुस्न देखकर डॉक्टर जो उजरत लेना चाहता था उसे वो जबान पर नहीं ला रहा था। लुजीना इस मैदान और इस फन की माहिर थी।
वो मर्दों की नजरें पहचानती थी। उसने अपने फन को इस्तेमाल किया तो डॉक्टर मोम हो गया। लुजीना ने सोने के 4 सिक्के उसके आगे रख दिए और जब डॉक्टर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि तुमसे ज्यादा कीमती कोई सिक्का नहीं, तो लुजीना ने मखसूस मुस्कुराहट से कहा, आप जो कीमत मांगेंगे दूंगी, मेरा काम कर दें। डॉक्टर ये तो समझ गया कि मामला खतरनाक और पुरस्रार मालूम होता है, लेकिन लुजीना को देखकर उसने खतरा कबूल कर लिया और कहा, ले आओ, आज रात, कल रात, जब चाहो ले आओ, अगर मैं सोया हुआ हूं तो जगा लो। उसने एक हाथ में सोने के सिक्के और दूसरे हाथ में लुजीना का हाथ पकड़ लिया। इस मुहिम का सबसे ज्यादा नाजुक और पुरखतर मसला तो ये था कि हदीद को कैंप से निकाला किस तरह जाए। रात को वहां पहरा बराए नाम होता था। इन बदनसीब कैदियों में भागने की सकत ही नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उन्हें मुशक्कत पर लगाया जाता और सूरज गुरूब होने के बाद कैंप में लाया जाता। उनकी तादाद 1500 के लगभग थी। लुजीना की सहेली ने कैंप के मुताल्लिक कुछ मालूमात हासिल कर ली, जिनमें एक ये भी थी कि जख्मी और बीमार कैदियों को मामूली सी एक डिस्पेंसरी में हर रोज भेजा जाता है। उनके साथ सिर्फ एक पहरेदार होता है। दूसरे दिन लुजीना अपनी सहेली के साथ वहां पहुंच गई जहां मरीज कैदियों को ले जाया जाता था। उसे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। 25-30 मरीजों की एक पार्टी निहायत आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही थी और पहरेदार हाथ में लाठी लिए उन्हें मवेशियों की तरह हाँकता ला रहा था। जो तेज नहीं चल सकते थे उन्हें वो लाठी से धकेल कर ला रहा था। दोनों लड़कियां आगे चली गईं। उनका अंदाज ऐसा था जैसे तमाशा देख रही हों। अब मरीजों का टोला उनके करीब से गुजर रहा था तो वो हर एक को देखने लगी। अचानक लुजीना को धचका लगा। हदीद उसे कहर भरी नजरों से देख रहा था। उससे अच्छी तरह चला नहीं जाता था। उसके चेहरे से वो रौनक और रमक बुझ गई थी जो लुजीना ने जख्मी होने से पहले देखी थी। हदीद के कंधे झुक गए थे। उसके कपड़े खून से लाल थे। खून खुश्क हो चुका था। लुजीना की आंखों में आंसू आ गए, मगर हदीद की आंखों में नफरत थी। उसने मुंह फेर लिया। ये मरीज टोला आगे निकल गया तो लुजीना और उसकी सहेली पहरेदार के साथ ऐसी बातें करने लगी जिनमें इन मुसलमान मरीजों के खिलाफ नफरत थी। उन्होंने जबान के जादू से पहरेदार को अपना गर्विदा कर लिया और कहा कि वो अजराह मजाक इन कैदियों के साथ बातें करना चाहती हैं। डिस्पेंसरी में दूसरे मरीज भी थे। खासा हुजूम था। कैदियों को एक तरफ बिठा दिया गया। लुजीना उनके करीब चली गई और उसकी सहेली ने पहरेदार को बातों में उलझा दिया। हदीद दीवार के सहारे बैठ गया था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। लुजीना ने आंख के इशारे से उसे परे बुलाया। वो जब उसके करीब गया तो लुजीना ने उसे आहिस्ता से कहा, मुझे हुक्म मिला है कि तुमसे कभी ना मिलूं। बैठ जाओ। हम ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम बातें कर रहे हैं। मैं लानत भेजता हूं तुम पर और तुम्हारे हुक्म देने वालों पर। हदीद ने नहीफ मगर गजबनाक आवाज में कहा, मैंने तुम्हें किसी सिले के लालच में डाकुओं से नहीं बचाया था। वो मेरा फर्ज था। क्या तुम फर्ज अदा करने वालों के साथ ये सलूक करते हो? लुजीना ने रिंधियाई हुई आवाज में कहा, चुप रहो हदीद, ये बातें बाद में होंगी। मुझे बताओ कि रात तुम किस जगह होते हो। आज रात तुम्हें वहां से निकालना है। हदीद उससे भी बात नहीं करना चाहता था। लुजीना ने उसे आंसुओं से और बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो उसे धोखा नहीं दे रही। हदीद ने बताया कि वो रात को जहां सोता है वहां से निकलना मुश्किल नहीं, लेकिन निकल कर वो जाएगा कहां। उन्होंने जल्दी जल्दी में फरार का मंसूबा बना लिया। मुसलमानों का कैंप ऐसी नींद सोया हुआ था जैसे ये लाशों की बस्ती हो। पहरेदार भी सो गए थे। यहाँ से कभी कोई भागा नहीं था। भागकर कोई जाता भी कहाँ। उसके अलावा पहरेदारों को ये भी मालूम था कि कोई एक आध भाग भी गया तो कौन जवाब तलबी करेगा। रात का पहला पहर खत्म हो गया तो फटे पुराने एक खेमे से एक आदमी पेट के बल रेंगता हुआ खेमों की ओट में वहां तक चला गया जहां उसे कोई पहरेदार न देख सकता था। आगे उसे अंधेरे में भी खजूर का दरख्त नजर आने लगा जहां तक उसे पहुंचना था। एक साया सर से पांव तक मोटे कपड़े में लिपटा हुआ खड़ा था। रेंगने वाला उठ खड़ा हुआ और खजूर के तने तक पहुंच गया। वो हदीद था। लुजीना उसकी मुंतजिर थी। लुजीना ने पूछा, तेज चल सकते हो? हदीद ने जवाब दिया, कोशिश करूंगा। वो कैंप से दूर निकल गए। आगे वसी इलाका गैर आबाद था। मुश्किल ये थी कि हदीद तेज नहीं चल सकता था। लुजीना ने उसे सहारा देकर तेज चलाने की कोशिश की और उसे बताती गई कि उसे कैसे कैसे हुक्म और धमकियां मिली हैं। उसने हदीद की गलत फहमी रफा कर दी। आगे शहर की गलियां आ गईं और फिर डॉक्टर का घर आ गया। 3-4 बार दस्तक देने से डॉक्टर बाहर आया और उन्हें फौरन अंदर ले गया। उसने हदीद के जख्म खोल कर देखे तो कहा, कम से कम 20 रोज मरहम पट्टी होगी। ये सुनकर लुजीना के सामने एक बहुत ही पेचीदा मसला था। वो ये था कि इतने दिन वो हदीद को कहां छुपाएगी। उसे बेकार कैंप में वापस तो नहीं ले जाना था। उसकी अक्ल जवाब दे गई। डॉक्टर मरहम पट्टी कर चुका तो उसने कहा कि इसे निहायत अच्छी और मुकव्वी ग़िज़ा की जरूरत है। लुजीना उसे परे ले गई और कहा, ये जहां रहता है वहां इसे अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल सकती। मैं घर में इसे अपने पास नहीं रख सकती। आप इसे यहीं रखें और जो चीज इसके लिए फायदेमंद हो वो खिलाएं। मुझसे आप जितनी कीमत और उजरत मांगेंगे दूंगी। डॉक्टर ने जो उजरत बताई वो बहुत ही ज्यादा थी। लुजीना ने कम करने को कहा तो डॉक्टर ने कहा, तुम मुझसे बहुत ही खतरनाक काम करवा रही हो। मैं जानता हूँ ये शख्स मुसलमानों के कैंप से लाया गया है और ये मिस्री फौज का सिपाही है।
تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے منہ مانگی اجرت دوگی تو تمہارا یہ راز میرے گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ لوزینا نے کہا مجھے منظور ہے، اور یہ بھی سن لو ڈاکٹر، اگر یہ راز فاش ہو گیا تو آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر نے حدید کو ایک کمرے میں لٹا دیا اور اسے بتایا کہ وہ ٹھیک ہونے تک یہیں رہے گا۔ اس نے اندر سے اسے دودھ اور پھل لا دیے اور لوزینا کو ایک اور کمرے میں لے گیا۔ دوسرے دن لوزینا اور اس کی سہیلی نے کیمپ کی جاسوسی کی، ڈسپینسری میں گئیں، مریض قیدی وہاں لے جائے گئے۔ دونوں لڑکیوں نے پہرے دار کے ساتھ گپ شپ لگائی اور اپنے خصوصی ڈھنگ سے باتیں کر کے معلوم کر لیا کہ حدید کی گمشدگی سے کیمپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہاں کوئی ہلچل نہیں۔ دن گزرتے گئے۔ ڈاکٹر کو چونکہ منہ مانگی قیمت اور اجرت مل رہی تھی، اس لیے اس نے حدید کو چھپائے بھی رکھا اور اس کا علاج پوری توجہ سے کرتا رہا، اسے مقوی غذا بھی دیتا رہا۔ لوزینا شام کے بعد وہاں جاتی، کچھ دیر حدید کے ساتھ بیٹھتی اور وہاں دیر ڈاکٹر کے کمرے میں گزارتی۔ اس روزمرہ کے معمول میں 20 روز گزر گئے اور حدید کے زخم بھر گئے، اس کی صحت بھی بحال ہو گئی۔ لوزینا نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ کل رات کسی بھی وقت حدید کو لے جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنی سہیلی کو استعمال کیا۔ چھوٹے عہدے کا ایک افسر اس کی سہیلی کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ سہیلی نے اس افسر کو جھانسا دیا اور لوزینا نے اس کے ٹرنک سے اس کی وردی نکال لی جو اس نے حدید کو پہنا دی۔ گھوڑے کا انتظام مشکل نہ تھا، وہ بھی ہو گیا۔ یہ اہتمام اس لیے کیا جا رہا تھا کہ شہر کے ارد گرد مٹی کی بہت اونچی دیوار تھی، اس کے 4 دروازے تھے جو رات کو بند رہتے تھے۔ ان دنوں دن کے وقت یہ دروازے کھلے رکھے جاتے تھے کیونکہ سلطان ایوبی کے آنے والے حملے کے لیے فوجوں اور ان کے سامان کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے قلعے کے بڑے دروازے کی طرف ایک صلیبی افسر گھوڑے پر جا رہا تھا۔ اس کی کمر سے لٹکتی ہوئی تلوار مسلمانوں کی طرح ٹیڑھی نہیں سیدھی تھی اور اس کا دستہ صلیب کی شکل کا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے صلیبی تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا جس سے اونٹوں کا ایک کاروان رسد سے لدا ہوا باہر جا رہا تھا۔ ظاہر یہی ہوتا تھا جیسے یہ گھڑ سوار افسر اس کاروان کے ساتھ جا رہا ہے۔ وہ دروازے کے پاس پہنچا تو صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن گھوڑے پر سوار دروازے میں داخل ہوا۔ وہ کہیں باہر سے آ رہا تھا۔ اس نے افسر کو دیکھا اور مسکرایا، مگر اس افسر نے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہ دیا۔ ہرمن چند قدم اندر کو آیا تو اس نے گھوڑا روک لیا۔ اسے 200-300 قدم دور لوزینا کھڑی نظر آئی، جس نے ہرمن کو دیکھا تو وہاں سے تیزی سے اپنے ٹھکانے کی طرف چلی گئی۔ علی بن سفیان کی طرح ہرمن بھی ماہر جاسوس اور سراغ رساں تھا۔ اس نے فوراً گھوڑا دروازے کی طرف گھمایا اور ایڑ لگا دی۔ وہ اپنا ایک شک رفع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑا دوڑ پڑا۔ باہر جا کر ہرمن نے دیکھا کہ جو افسر اس کے پاس سے گزرا تھا وہ اتنی دور نکل گیا تھا کہ اس کے تعاقب میں جانا بیکار تھا۔ اس گھڑ سوار نے دروازے سے نکلتے ہی گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ گھوڑا بہت تیز رفتار تھا۔ ہرمن اسے دیکھتا رہا اور وہ صحرا کی وسعت میں گم ہو گیا۔ لوزینا نے حدید کو آزاد کرا کے صلہ دے دیا تھا۔ ہرمن نے گھوڑا واپس موڑا اور تیزی سے اندر آ گیا۔ وہ سب سے پہلے مسلمانوں کے کیمپ میں گیا اور وہاں کے انچارج سے حدید کی نشانیاں بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ پتہ نہ چلا۔ جس خیمے میں حدید کو رکھا گیا تھا وہاں کے رہنے والوں نے بتایا کہ ایک صبح وہ یہاں سے غائب تھا۔ وہ سمجھے کہ اسے ادھر ادھر کر دیا گیا ہے۔ ہرمن کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ حدید ہی تھا جسے اس نے صلیبی فوج کی وردی میں دروازے سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ مزید تفتیش سے پہلے لوزینا کے کمرے میں گیا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے رو رہی تھی۔ ہرمن نے گرج کر کہا، کیا تم نے اسے بھگایا ہے؟ لوزینا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ہرمن نے کہا، جھوٹ بولو گی تو میں تفتیش کر کے ثابت کر دوں گا کہ اسے تم نے فرار میں مدد دی ہے۔ لوزینا نے کہا، نہ آپ کو تفتیش کی ضرورت ہے نہ مجھے جھوٹ بولنے کی۔ میری زندگی ایک شاہانہ جھوٹ اور میرا وجود ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ اپنی روح کی نجات کے لیے سچ بول کر مر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں غنودگی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں۔ اس کے قریب ایک گلاس پڑا تھا جس میں چند قطرے پانی تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر ہرمن کی طرف بڑھا کر کہا، میں نے اپنے آپ کو سزائے موت دے دی ہے۔ اس گلاس میں پانی کے چند قطرے گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے ناپاک جسم کو سزائے موت اس لیے نہیں دی کہ اپنی قوم سے غداری کی اور دشمن کو قید سے بھگا دیا، بلکہ میرا جرم یہ تھا کہ میں ان انسانوں کو دھوکہ دینے لگی تھی جن کے ہاں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں۔ ان میں سے 4 انسانوں نے میری وہ عزت بچانے کے لیے جو میرے پاس تھی ہی نہیں 10 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ پھر ایک انسان نے مجھے اپنا جسم کٹوا کر ڈاکوؤں سے چھینا۔ مجھے نیکی اور بدی، محبت اور نفرت کا فرق معلوم ہو گیا۔ میں سچ بول کر مر رہی ہوں۔ یہ پرسکون موت ہے۔ وہ گرنے لگی تو ہرمن نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اسے تھام لیا۔ لوزینا نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور ہرمن کے بازوؤں سے نکل کر پرے ہو گئی۔ اونگتی ہوئی آواز میں بولی، میرے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ اب تمہارے کام کا نہیں رہا۔ اس زہر نے اس میں سچ داخل کر دیا ہے۔ تمہیں ناپاک جسموں کی ضرورت ہے، اسے میں نے بھگایا ہے۔ اسے میں نے 20 روز چھپائے رکھا تھا۔ اسے میں نے فرنینڈس کی وردی چرا کر پہنائی تھی۔ اسے میں نے گھوڑا دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے زہر پی لیا۔ اگر تم مجھے پکڑ نہ لیتے تو بھی میں زہر پی لیتی۔ وہ پلنگ پر لڑک گئی۔ ہرمن کو اس کی آخری سرگوشی سنائی دی،
सच बोलकर मरने में कितना सुकून है। उसने आखिरी सांस इस तरह ली जैसे सुकून से आह भरी हो। उसे जब दफन कर चुके तो एक अफसर ने पूछा, इसका कोई खानदान था तो उन्हें उसकी मौत की इत्तला दे दो। हरमन ने जवाब दिया, इसका खानदान हम ही थे। इसे 10-11 साल की उम्र में किसी काफिले से अगवा करके लाए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को कूच किए तीसरा दिन था। सलीबियों ने उसे रास्ते में रोकने के लिए फौज भेज दी थी। हमला चूंकि करक पर आ रहा था, इसलिए सलीबियों ने शोबक से ज्यादातर फौज करक भेज दी थी। उसका एक हिस्सा शाम की तरफ भेज दिया था ताकि नूरुद्दीन जंगी मदद के लिए आए तो उसे करक से कुछ दूर रोका जा सके, और उस फौज का कुछ हिस्सा सुल्तान अय्यूबी को रास्ते में रोकने वाली फौज को दिया गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करके कूच कराया था और तीनों को दूर रखा था। वो जब उस मकाम पर पहुंच गया जहां सलीबियों से टक्कर होनी थी, उसने 3 हिस्सों के कमांडरों और उनके मातहत कमांडरों को अपने खैमे में बुलाया। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, हम इस मकाम पर आ गए हैं जहां मुझे राज फाश कर देना चाहिए। तुम शायद हैरान हो रहे होगे कि मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि मैं करक पर हमला करूंगा, मगर मैं तुम्हें किसी और तरफ ले आया हूं। मैं करक पर हमला नहीं कर रहा, हमारी मंजिल शोबक है। एक सवाल तुम सबको परेशान कर रहा है कि मैंने इन 3 जासूसों को, जिनमें एक आलिम था और 2 लड़कियां, क्यों रिहा कर दिया था और उन्हें मुहाफिज क्यों दिए थे। मैंने उन्हें अपने साथ वाले कमरे में बिठाकर दरमियान का दरवाजा आधा खुला रखा और अली बिन सफियान और 2 नायबीन को ये बताना शुरू कर दिया कि मैं फुला तारीख को करक पर हमला कर रहा हूँ। मैं जानता था कि जासूस सुन रहे थे। मैंने उनके कानों में ये भी डाला कि मैं सलीबियों से खुले मैदान में जंग से डरता हूँ। इस किस्म की बातें उनके कानों में डालकर उन्हें रिहा कर दिया और उन्हें मुहाफिज दिए ताकि वो सही सलामत शोबक पहुंच जाएं। मुझे इतला मिली है कि रास्ते में एक हादसा हो गया है। डाकुओं ने 3 मुहाफिजों और 1 लड़की को मार डाला है। चौथा मुहाफिज कल रात शोबक से वापस आ गया है। वहां हमारे जो जासूस हैं उन्होंने इत्तला दी है कि आलिम जासूस जिंदा शोबक पहुंच गया था, जिसने मेरा धोखा कामयाब कर दिया है। सलीबियों ने अपनी फौज मेरी मर्जी के मुताबिक तकसीम कर दी है। इस वक्त तुम्हारी फौज का बाएं वाला हिस्सा सलीबियों की बहुत बड़ी फौज के बाएं पहलू से 4 मील दूर है। उसने बाएं हिस्से के कमांडर से कहा, आज सूरज गुरूब होने के बाद तुम अपने तमाम घुड़सवार दस्ते सीधे आगे 2 मील ले जाओ। वहां से अपने बाएं को हो जाना, 4 मील सीधा जाना, फिर बाएं को जाना और 2 मील पर तुम्हें दुश्मन आराम की हालत में मिलेगा। हमला करना तुम जानते हो। ये तेज हल्ला होगा। रास्ते में जो कुछ आए उसे कुचलते हुए निकल आओ और अपनी इस जगह पर आ जाओ जहां से चले थे। दूसरा हिस्सा शाम के बाद सीधा आगे बढ़ेगा, 8-9 मील जाकर बाएं को हो जाएगा। तुम्हें दुश्मन की रसद और काफिले मिलेंगे। इसके अलावा तुम दुश्मन के अकब में होगे। दिन के वक्त दुश्मन बाएं वाले हिस्से के ताक़ुब में आएगा, लेकिन तुम सामने की टक्कर नहीं लोगे। दिन को बहुत पीछे आ जाओगे। रात को फिर हमला करोगे और रुकोगे नहीं। सलीबी आगे बढ़ेंगे तो दरमियान वाला हिस्सा अकब से हमला करेगा और दुश्मन के संभलते तक बिखर जाएगा। तीसरा हिस्सा जो मेरे साथ है आज रात कूच कर रहा है। हम कल दोपहर तक शोबक का मुहासरा कर चुके होंगे। बाकी 2 हिस्से सलीबियों को इन तरीकों से, जिनकी मैं तुम्हें मशक कराता रहा हूँ, दुश्मन को सहरा में परेशान किए रखेंगे। उस तक रसद नहीं पहुंचने देंगे। वो जूं ही पानी के चश्मों से हटेगा, तुम चश्मों पर कब्जा कर लोगे। हमला हमेशा पहलू पर करोगे और लड़ने के लिए रोकोगे नहीं। जांबाज दस्ते हर रात दुश्मन के मवेशियों पर आग फेंकेंगे। ये 1171 के आखिरी दिन थे जब करक वालों को सुल्तान अय्यूबी के लंबे इंतजार के बाद पता चला कि शोबक जैसा अहम कला सुल्तान अय्यूबी के मुहासरे में आ गया है, जबकि ज्यादातर फौज करक में इकट्ठी कर ली गई है और सहरा में भेज दी गई है। शोबक को वो कोई मदद नहीं दे सकते थे। सहरा में जो फौज गई थी, मुसलमान उसका बुरा हशर कर रहे थे। सलीबियों की परेशानी ये थी कि मुसलमान सामने आकर नहीं लड़ते थे। वो गोरीला और कमांडो तर्ज के हमलों से उनका नुकसान कर रहे थे। उन्होंने रसद रोक ली थी। पानी पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था। सलीबियों की ये फौज न लड़ने के काबिल रही थी, न पीछे हटकर शोबक को बचाने के लिए पहुंच सकती थी। शोबक में सलीबियों ने किले और शहर की दीवारों से तीरों और बर्छियों से बहुत मुकाबला किया, लेकिन सुल्तान अय्यूबी के नकबजन दस्तों ने दीवारें तोड़ डाली। ये मुहासरा तकरीबन 1.5 महीना रहा। आखिर सुल्तान अय्यूबी शोबक में दाखिल हो गया। वो सबसे पहले बेगार कैंप में गया, जहां के बदनसीब कैदियों ने शुक्र के सजदे किए। सलीबियों की सहरा वाली फौज बेतरतीबी में पसपा होकर करक के किले में चली गई, जहां बहुत सी फौज बेकार बैठी सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार कर रही थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।